आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, दहेज का निज़ाम हमारे माशरे में अभी भी शादियों को एक सौदा बना रहा है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कई बिदअतों को जन्म देता है, जैसे घरेलू तशद्दुद। लेकिन आज का नौजवान इसके खिलाफ बात कर रहा है, आवाज उठा रहा है, सवाल कर रहा है। और इसके साथ साथ आज का नौजवान एक नई सोच रखता है। तो क्या ये एक नई तब्दीली का आगाज है या फिर आज भी दहेज जैसी रिवायतें जड़ें मजबूत करके हमारे सोसाइटी में है? नाज़रीन, इसी बात पर आज के शुमारे में तबसरा करेंगे। आज के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है डाउरी एंड यूथ चैलेंजिंग ए टॉक्सिक ट्रेडिशन। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में जिन मेहमानान को दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी हाफिज अब्दुल समद जी। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। नाजरीन, हम हमेशा चाहते हैं कि यूथ की आवाज़ आगे बढ़े और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ नौजवानों को भी दावत दी है, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं नादिया रशीद जी, आप एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और भी कुछ दोस्त जुड़े हैं, बगैर देरी किए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हामी वानी जी, आप अभी एसपी कॉलेज में ज़ेर तालीम है। एसपी कॉलेज से और भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा इस्तकबाल कीजिए अतूफा आशिक जी का, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम है। हमारे साथ और भी एक दोस्त जुड़े हुए हैं, आप हैं behzad खान, आप भी एसपी कॉलेज में ज़ेर तालीम है। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मौलवी साहब आपसे जानना चाहेंगी, चूंकि बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसी भी चीज़ें हैं जो कल्चर से हैं, जो हमारी रिवायतों से हैं, लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम उनको रिलीजन का नाम देते हैं। जैसे दहेज की भी बात करें तो हम एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, एक इस्लाम के पस मंज़र से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राय है इस्लाम की जब दहेज की बात आती है तो, और हमारी सोसाइटी में जिस तरीके का निज़ाम बना हुआ है, क्या ये वही है जो हमारे इस्लाम ने कहा है दहेज को लेके, खासकर अगर बात करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस यूथ फोरम के ऊपर बुलाने का, और इस सोसाइटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है और जो मैसेज इस यूथ फोरम से जाना चाहिए जी। उसके लिए बुलाने का मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने सवाल किया कि कुरान और हदीस इस मुतालिक और हमारा इस्लाम इस जहेज़ के मुतालिक क्या बयान फरमाता है। अगर लफ्ज़ जहेज़ लफ्ज़ का ही हम इसका इस्तेमाल देखें तो कुरान करीम के अंदर इसका लफ्ज़ जहाज़ा, जहाज़ के मुतालिक आता है। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों का सामान तैयार किया। इसी तरीके से जब मैयत गुजरता है तो उसके कफन दफन का, जिसको तजहीज़ कहते हैं, तजहीज़ व तकफीन, उसके अंदर उसके सामान की तैयारी, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल में आता है। अब जहाँ तक शरीयत के अंदर इसके जायज़ और नाजायज़ और इसके हलाल और हराम होने का सवाल है, तो शरीयत के अंदर वाज़ेह कानून है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात थी, आपकी अज़वाज थी, आपकी बीवियाँ थी, आपकी बेटियाँ थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ को जहेज़ बना के अपनी बेटियों को दिया हो, या इसी तरीके से जो आपके घर के अंदर बीवियाँ आई उनके वालिदैन ने कोई ऐसे जहेज़ का सामान जो आजकल के माशरे के अंदर है, ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के साथ नहीं हुआ। तो इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता है कि एक माशरे के ऊपर, ख़ासतौर के ऊपर वालिदैन के ऊपर एक समाज का एक दबाव पड़े इस जहेज़ जैसी लानत चीज़ की वजह से। क्योंकि अगर माँ बाप बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी डिमांड के अगर कोई चीज़, कोई तोहफा अपनी बेटी को दे सकते हैं तो वो दे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके लिए शर्त और उसके लिए कंडीशन है कि सबसे पहले उसकी डिमांड ना हो, नंबर एक। नंबर दो, उसकी वजह से सोसाइटी के जो इकोनॉमिक तबका है, जो इकोनॉमिकल तबका है, उसके ऊपर दबाव ना पड़े। क्योंकि किसी बाप की 3 बेटियां होती, किसी की 4 बेटियां होती, तो अगर उसके ऊपर उस दहेज के देने का फर्क जब पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए, उसे फिर बहुत, जिसे कहते हैं, एक बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा समाज के अंदर, और उसके लिए वो बहुत सारे जराइम भी कर सकता है।
تو نمبر 3 بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ لڑکی کو وراثت سے محروم نہ کر دیا جائے. اکثر جو جہیز دے کر لڑکی کو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے، حالانکہ اسلام نے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر واضح طور پہ بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا جو ہے وہ ڈبل ملے گا. لیکن جہیز جیسی لعنت جیسی چیز کو لا کے ہمارے سماج نے اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد کے اندر سے، باپ کی وراثت کے اندر سے محروم کر دیا. تو یہ 4 شرطیں، اگر یہ 4 شرطیں جو ہے وہ اس کنڈیشن کے ساتھ جو ہے، ان 4 شروط کے ساتھ اسلام کے اندر اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز دے سکتا ہے، بیٹی کو دے سکتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، وہ حلال ہے. اب آپ نے کہا کہ اس میں جہیز میں اور اس کے اندر جو اسلامک جو ہے اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مہر ہے. مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کو اپنے گھر کے اندر لاتا ہے تو اس کا مسکن، اس کا نان نفقہ، اس کے اخراجات، اس کا رہن سہن، یہ ساری کی ساری گھر کے سامان کی ساری تیاری شوہر کے اوپر اللہ نے فرض کی. سورہ طلاق میں اللہ کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم اپنی حیثیت کے مطابق رہتے ہو وہاں اپنی بیوی کو بھی رکھو. گھر کی ساری سامان، جائیداد، زیورات، استعمال کی چیزیں یہ فرض کی ہیں کس کے اوپر؟ شوہر کے اوپر فرض کی، مرد کے اوپر فرض کی، کیونکہ اللہ نے اسے حاکم بنایا. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ رب العالمین نے حکمران بنایا ہے سارے گھر کے سامان کی تیاری کا. تو شریعت کے اندر ساری کی ساری ڈیوٹی مرد کے اوپر ہوتا ہے، نہ کہ لڑکی کے والدین کے اوپر. جب آپ نے نکاح کیا تو اس کی چاہے وہ کروڑ پتی اپنے گھر کے اندر کیوں نہ ہو، لیکن اب آپ کا فرض بنتا ہے اس کا رہن سہن، اس کا کپڑا، اس کا لباس اور اس کا کھانا پینا اور اس کی ساری زندگی کے اخراجات اسلام نے آپ کے اوپر فرض کیے. اور دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ اس جہیز اور جو آپ کا مہر ہے اس کے اندر کیا فرق ہے. مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے یہ آپ کی لیے، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، وہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق آپ دے سکتے ہیں. دین اور جہیز کے حوالے سے اور بھی کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم رک کرنا چاہیں گے نادیہ جی آپ کی اور، چونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک لا اسٹوڈنٹ بھی ہیں. بٹ آپ سے میرا یہ سوال رہے گا کہ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے اور ہماری سوسائٹی کا تعلق ہے، کئی سارے بدعت جنم لیتے ہیں. جس طریقے سے مولوی صاحب نے بھی یہاں ذکر کیا کہ کس طریقے سے فائنینشیل برڈن بھی بڑھتا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، کسی باپ کی 4 بیٹیاں ہیں. تو جس طریقے سے ہم جموں کشمیر کا اسٹیٹکس بھی دیکھے، ڈیٹا بھی دیکھے، تو کتنی ساری لڑکیاں ہیں یہاں جو اوور ایج بھی ہو گئی ہیں، جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کوئی لنک ہے ڈاوری اور لیٹ میرج کا؟ اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. جی آپ کا بہت شکریہ، آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور یہ جو ابھی آپ نے موضوع گفتگو رکھا ہے، مجھے لگتا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو ابھی شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا. جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے کہ جو ڈاوری اور اس کا کیا لنک ہے لیٹ میرج سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کشمیر اس کو کہتے تھے پرور، اور اٹ ہیز بین کالڈ دا پیراڈائز آن ارتھ بیکاز آف اٹس سینک بیوٹی، بیکاز آف دی ڈائیورس ٹریڈیشنز اینڈ ڈیپ کلچرل ہیریٹیج. مگر ہم دیکھتے ہیں ود ٹائم دی کشمیری پیپل، ہم نے بہت ساری ایسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اینڈ سوشل ٹرانسفارمیشنز ہو گئی. جب ہم سوشل ٹرانسفارمیشنز کی بات کرتے کہ ہم دیکھتے ہم لوگ زیادہ تر متاثر ہو گئے مادہ پرستی سے، مٹیریلزم سے، ماڈرنٹی سے، اور جو ہمارا یہاں پہ کلچرل ڈیفیوژن ہو گیا اس کا ایک ہم امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ جہیز، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈاوری کا جو مینیز ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ابھی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے. شادیوں میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ فالس ریچولز کریٹ کیے. ہمارے یہاں پہ ایکسٹراویگنٹ میرج کا انٹروڈکشن ہو گیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہمارے پاس جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، دے آر ان میرڈ ایون دو دے ہیڈ کراسڈ دا ایج آف میرج. ہمارے پہ یہاں پہ میں ایک اسٹڈی بتاؤں گی کہ جو ایک این جی او ہے یہاں پہ 2016 میں انہیں ایک تحقیق کی تھی یہاں پہ کہ فلاح المسلمین نام سے ایک این جی او ہے. انہوں نے یہ ڈیٹا ریویل کیا ہے کہ اراؤنڈ 50,000
women had crossed the age of marriage and they are still unmarried because of the meanness of dowry system, because जो हम यहाँ लेन देन करते कॉपर वेयर, ज्वेलरी और अदर वेडिंग इंडस्ट्रीज की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनकी शादियां नहीं हो पाती है। 50,000 इट इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। इससे अभी अगर हम देखेंगे कि और हम देखते हैं कि 2007 में हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बशीर अहमद डबला साहब है, तो उन्होंने एक स्टडी की है अबाउट द इमरजेंस ऑफ लेट मैरिज इन कश्मीर, जिसमें वो बोल रहे हैं कि पिछले कुछ दिहाइयों से यहाँ हम देखते हैं कि जो लड़के थे इनका जो एज ऑफ मैरिज था दैट वाज 23 इयर्स, ठीक है। नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम इन मेल्स 24 to 33। आप देखिए एज गैप कितना आ रहा है। वाइल जी वो अपनी स्टडी में ये भी बोलते हैं, जब हम एक विमेन की बात करते हैं कि उसकी जो वो एवरेज एज ऑफ मैरिज थी दैट वाज 21, नाउ इट हैज एक्सीडेड फ्रॉम 22 to 28 ईयर्स। देयर आर मेनी रीजंस। जब हम एक वजूहात भी बोल सकते हैं, एक तो डाउरी है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनदर रीजन, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे अभी जो बच्चे हैं दे आर मोर फोकसिंग ऑन देयर कैरियर, दे आर फोकसिंग इन परस्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। जब हमारे बच्चे यहाँ बोलते हैं कि हम आला तालीम और हासिल करेंगे, लाइक दे गो फॉर डॉक्टरेट, ओके, इट क्रॉसेस देयर द एवरेज एज ऑफ मैरिज। फिर अगर हम कश्मीर की बात करें देन दे वांट टू अचीव अ सूटेबल जॉब फॉर देमसेल्व्स, बट हम कश्मीर में देखते हैं कि यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल काफी कम है, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शादियों में इतनी ताखीर हो रही है। लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना ये काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि आज लेट मैरिजेस की वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स आर बस्टिंग आउट बिकॉज ऑफ दिस डाउरी मैनर्स, क्योंकि माँ बाप अभी अपने बच्चों की शादियां नहीं अफोर्ड करते। इतने हमने फजूल रस्मो रिवाज का यहाँ निजाम चलाया है, और वही भी हम देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी कम हुई, जिसकी वजह से हमें जो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं, IVF। मुझे लगता है औलाद की महरूमी, वो तो जिसके पास औलाद ना हो सबसे बड़ी महरूमी होती है एक इंसान के पास। मुझे लगता है कि जो हमने रिचुअल्स अपने समाज में, बिद्दतें हमने इनको जन्म दी, इनको हमें कम करना चाहिए, ताकि जो एक गरीब बच्ची है उसकी भी शादी अच्छे से हो जाए। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज पे उन्होंने भी एम्फसाइज किया, जो एज ऑफ जो बेस्ट मैरिज वही है दैट इज सिंपल एंड दैट इज इजी, यानी निकाह हर एक के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और ये बाकियों के लिए बर्डन नहीं बनना चाहिए। और मुझे लगता है नादिया, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे लिंक एक क्रिएट की ना बहुत चीजों में, क्योंकि सोसाइटी में जब भी हम एक चीज की बात करें, डाउरी की बात, अगर हम खाली डाउरी की बात करेंगे तो ये इस मौजू पे ही जो है काफी नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस मौजू में जब हम उतर के देखते हैं, जब हम इन डेप्थ देखते हैं, तो जिस तरीके से आपने कहा कि लेट मैरिज, डाउरी से लेट मैरिज से हमने देखा फिर और बिद्दतें कैसे पनप रही हैं, क्राइम रेट्स कैसे बढ़ रहे हैं, तो एक वो भी एक लिंक है। यहाँ पर हामी जी आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी आपकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, जब हम बात करें ना डाउरी फ्री सिस्टम की, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, आप उस सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं जहां पर डाउरी सिस्टम ही ना हो? पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग बिटवीन टू पीपल, टू फैमिलीज। तो जब शादी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन whom we are marrying, जिसके साथ हमारी शादी हो रही है, वो इसको Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है। कैसे लेता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका पर्सपेक्टिव मैटर करता है, क्योंकि वही अपनी फैमिली को भी समझा सकता है कि मेरे को जो शादी करनी है इट शुड बी लाइक अ सिंपल थिंग, मुझे ये एक्सपेक्टेशंस है, ये चीज़ें करनी है, सिंपल मैरिज रखनी है। क्योंकि फैमिली का प्रेशर तो होता ही है, लेकिन उसे भी अपनी जगह अपनी फैमिली को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली यूथ की बात हो रही है, तो हमें हमारी मेंटालिटी और उनकी मेंटालिटी में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है, उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन्स में काफ़ी फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे
मेल्स को अपनी फैमिली को समझाना चाहिए. मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी. अभी कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड और मेरी बात हो रही थी, तो उनके कज़न के लिए रिश्ता आ रहा था. तो जो मैच मेड है तो उन्होंने उसको ऐसे ही बोला था कि तो टूल लगित वरंडर्स क्या तो चलाक ना टूल वरंडर्स बहावायचं युथ रिश्ता नहीं वो. तो व्हाट इज दिस? दैट मीन्स कि सोसाइटी जो मैच मेकर है वो भी पहले देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़की को तो ससुराल जाना होता है, बट वो चीज़ भी ये लोग देखते हैं कि लड़की किस घर में रह रही है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं. दैट मीन्स वो पहले देख रहे हैं कि मकान ठीक है, तो बाद में तो फिर वो डाउरी पे ही आएंगे ना. तो ये चीज़ें हमें काफ़ी चेंज करने की और ज़रूरत मुझे लगता है ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है. अगर हम इसको इस तरीके से भी ले कि जब एक दुल्हन अपने ससुराल में जाती है तो हम देख रहे हैं कि जो लोग उसको कहते हैं कि हमें दहेज की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको किस तरीके से जहनी तशद्दुद उस पर होता है, किस तरीके से घरेलू तशद्दुद उस पर होता है. और उसमें अगर देखा जाए तो फीमेल ही ज़्यादा पार्ट लेती है. उसकी जो ननन होगी उसमें वही ज़्यादा मुलव्वस होगी, उसकी जो मदर इन लॉ होगी वो भी. तो एक वो चीज़ भी, उस नज़रिए से भी इसको देखना ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि लड़कियों को भी सामने आना है कि जब उसके घर पे लड़की आ रही है, भाभी आ रही है, तो वो बगैर उसको कोई प्रेशर डाले हुए उसको ये चीज़ समझाए, अपनी फैमिली को समझाए कि हमारी भाभी आ रहे हैं तो हमें दहेज वगैरह ये सब कुछ जो है ज़रूरत नहीं है. इस हिसाब से अगर बात करें हमारी सोसाइटी में, कश्मीर में एक विलेज है बाबा वाइल, अगर वहाँ देखें तो वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल डाउरी फ्री विलेज क्रिएट किया है जहाँ पर न दहेज लिया जाता है न दिया जाता है. तो ऐसी कुछ मिसालें भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं. और तूफा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब चूंकि हम यहाँ पे लिंक्स की बात कर रहे हैं, डाउरी और जो हमारे माशरे में चीज़ें हैं, जब हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं या पेट्रियार्की की बात करते हैं और डाउरी की बात करते हैं, आपको लगता है कि कोई लिंक है इन चीज़ों के, या किस तरीके से पेट्रियार्कल सोच जो है वो इस डाउरी से बढ़ जाती है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है? एग्जैक्टली ये तीनों चीज़ें दे आर डीपली लिंक्ड विद ईच अदर. कमिंग टू द पेट्रियार्कल सोसाइटी, जब भी व्हेनेवर यू सी एक लड़की पैदा होती है, द वरी इज हाउ आर वी गोना गेट हर मैरिड. पहली बात होती है कि उनकी शादी कैसे होगी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट डाउरी, इट्स द एक्स्ट्रावेगेंट मैरिजेस जो आजकल होती है, जो एक ट्रेंड बन गया है बेसिकली कश्मीर में कि हुमो उनको कर मजमा ऐसे शुन्योन पूर्ण कोनोस वगैरह, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, जिसकी वजह से डाउरी तो है ही है. जेंडर इनइक्वालिटी पे भी बहुत बात आती है, बिकॉज वुमेन आर सीन एज लाइबिलिटीज टू द फैमिली. वो देखी जाती है कि बर्डन है, फाइनेंशियल लॉस है, कि आगे चल के इनकी शादी करनी है, बहुत पैसा खर्च करना है, दहेज देना है उनके ससुराल वालों को नहीं, उनके फलाना रिश्तेदारों को. ये काफ़ी बड़ी लिंक चली जाती है डाउरी के लिहाज से. एंड इट शुड मीन, उन पे क्या होता है कि इफ़ यू से नो टू द डाउरी इट मीन्स नो टू द मैरिज. ऐसा उन पे देयर मीन उनको कहना कहा जाता है कि यू नीड टू सैक्रिफाइस सर्टन थिंग्स, आपको वो छोड़ देना है, वो छोड़ना है, आपको हाँ करनी ही करनी है. तो कह रहे हैं डाउरी हम दे देंगे, क्योंकि वुमेन आर सीइंग एज अ बर्डन, एज अ लायबिलिटी. एंड टॉकिंग अबाउट मेन, they have their things too. They don't maybe they don't want to disappoint their families, या वो नहीं चाहते कि हम अपने किसी फलाना रिश्तेदार को ऐसा कहें कि नहीं अच्छुन दहेज हुन. क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस उससे कम हो जाएगा, उनकी वर्थ में भी उससे कम हो जाए. इट्स ये एज सिंपल एज दैट कि ऐसे देखा जाता है कि लड़कियों को दे आर गिवन अवे, दे आर कॉम्पनसेटेड फॉर, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर अ बर्डन टू देयर फैमिलीज, जो कि नहीं होना चाहिए. आजकल की जनरेशन में लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है, बट फिर भी सोसाइटी उनको दबाती है कि नहीं तू शु कोयर तू रुजू पात विच इज आई फील लाइक दैट शुड नॉट बी द केस. एंड इवन द एक्स्ट्रावेगेंट मैरिजेस जो अभी नादिया जी ने कहा था, द लैविश सेरेमनीज, द स्पार्कली ज्वेलरीज जो हम देखे जाता है, तो उससे क्या होता है कि दैट सेट्स अ बेंचमार्क. दूसरी फैमिली को शादी करनी है, तुम शवना इससे करो युद्ध कोई ज्यादा करे. एग्जैक्टली, इस करो तुम खुद ज्यादा. क्यों? क्योंकि उन्होंने किया, उस फलाने रिश्तेदार ने किया, देखा देखी, अपीयरेंसेस. एग्जैक्टली, तो अपीयरेंस पे बहुत मतलब रिचुअल का उनका इतना नहीं होता है कि नहीं इसको हुआ सुन सेटअप जैसा. और कभी कभी ये भी होता है ना, क्योंकि ये डीपली हमारी सोसाइटी में इनबिल्ड है कि रिवाज करके चीजें, ठीक है, कि चलो हमारे ग्रैंडफादर्स ने ये किया है, हमारे फादर्स ने ये किया, आपको भी ये चीज करनी है. इवन कि उन फैमिलीज जो ये एफर्ट भी कर सकते हैं,
جو اپنے بیٹیوں کو بہت چیزیں دینا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی صحیح ہے کہ وہ نہ ہی دے تو اچھا ہے, کیونکہ وہ ایک جیسے آپ نے کہا نا وہ بینچ مارک جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. چونکہ آپ نے بھی یہاں پہ میلز کا ذکر کیا, ہمارے ساتھ بہزاد موجود ہے, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے چونکہ آپ خود بھی ایک لڑکے ہیں, آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور خاص کر اگر میل کی بات کریں نا, جب فیملی سسٹم میں ایسا چیز ہوتا ہے تو یوزولی کیا ہوتا ہے, اگر آپ اس چیز کو بڑھاوا نہیں بھی دیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ بھی اس کو بڑھاوا دیتی ہے. کبھی کبھی جب آپ بات نہیں کرتے ہیں, مجھے نہیں لینا ہے, یا آپ وہ فیملی سسٹم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ہیں, کلیئرلی بات نہیں کر رہے ہیں اپنے ان لاز سے, اپنے گھر والوں سے, تو وہ جو خاموشی ہے آپ کے حساب سے, وہ جو یوتھ کی خاموشی ہے ان چیزوں کو لے کر, تو وہ اس چیز کو کس طریقے سے بڑھاوا دیتی ہے جب ہم ڈاوری سسٹم کی بات کریں تو؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می ہیئر. آئی بلیو کہ جو یہ سائلنس ہے, یہ چپ رہنا, اٹس کنسٹرکٹنگ اے میجر ایول ان دا سوسائٹی, ناٹ جسٹ ان ڈاوری, لیکن بہت سارے الگ جو طبقے ہیں یا ایسی پرابلمس ہے ان کے بارے میں سائلنٹ رہنا, اٹس ویری ہارمفل, اور اپنے آپ میں وہ بڑھاوا دینا ہے. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے ٹو ریمین سائلنٹ از ناٹ جسٹ کہ آپ بات نہیں کریں, اٹس ایکچولی انڈائریکٹلی endorsement of the act, کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کریں, بیکاز یو آر دا ون ہو کوڈ اسپیک اٹ اینڈ اسٹاپ اٹ, رائٹ. میرے خیال سے, اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کسی بھی قوم میں اگر کوئی قوم دے ہیو دیز سوشل کانسٹرکٹس, دس سوشل انجسٹس یا ایسے کوئی پرابلمس ہوتے ہیں, اور جو اس قوم کے باشندے ہوتے ہیں, اگر دے ہیو دا پاور اور دے ڈیسائڈ ٹو ریمین سائلنٹ, ایٹ دیٹ ٹائم اس قوم کی بربادی پکی ہے. اینڈ وی نو دیٹ from the history, everything. And the people who have the power, جیسے آپ نے یوتھ کے بارے میں بولا, we are the youth and we do have the power. اگر یوتھ آج ڈیسائڈ کرے کہ we are gonna end it, it will definitely be ended. And that is without a doubt. Because دیکھیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, if we talk about men or even women, we talked about equality, we talked about a lot of things. اگر ہم دیکھیں اس مومنٹ پہ, اگر سب سے پہلے یہ ایک آتا ہے کہ جو سوسائٹی میں جو مین ہے, اف دے آر ایکٹنگ اے رول ان اٹ, ویسے لیٹس ٹاک اباؤٹ میسکولینٹی, رائٹ. اگر ہم پہلے دیکھیں تو ہیومنس میں سب سے پہلے اور میلز میں سب سے پہلے یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اب میرے باپ دادا کیا کہیں گے, وٹ وڈ مائی فادر سے, وٹ وڈ دا فیمیلز فادر سے, رائٹ. سب سے زیادہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اور اس میسکولینٹی کی جو ریپوٹیشن ایک سوسائٹی میں ان نے بنا کے رکھی ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ پیر پریشر میں آ کے کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لیبلڈ ایز جوہروں کا غلام, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لیبلڈ. اور فیمیل کے فادر کے لیے بھی یہ ایک چیز رہتی ہے کہ مے بی ہی وڈ بی لیبلڈ ایز ہی از ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ. سو اس کی میسکولینٹی پہ ادھر پہ ایک وہ ریپوٹیشن کا داغ آ جاتا ہے. That's why کہ اس ٹائم پہ وہ ڈر جاتے ہیں. اینڈ دس پرٹیکولر فیئر از اس چیز پہ, یہ پیٹریارکل سوسائٹی جو ہے اور اسی پہ یہ فیڈ آن کرتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کزنس کو دیکھتے ہیں کہ دے آر گیٹنگ, مطلب وہ میری کر رہے ہیں, دے آر گیٹنگ دیز کارز, دیز بنگلوز اینڈ آل, تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید دس از واٹ از رائٹ, وی آر نارملائزنگ اٹ. اور جب ہم کسی چیز کو اس طرح نارملائز کریں تو سوسائٹی یہ سوچنے لگتی ہے کہ اٹ از ویری جسٹیفائڈ, یہ ہمارا حق ہے. بٹ اٹس ناٹ دیٹ, ہمارا یہ حق نہیں ہے. ایون جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ ہم نے میرج کو ایسے دیکھا, وی ہیو ٹو میک اٹ سمپل. اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ اکارڈنگ ٹو ویریس ادر ریلیجنس, میرج از سپوز ٹو بی سمپل. دیکھیے, یہ ایک سوسائٹی کا پیراڈاکس ہے. I'd say کہ society teaches us that love is a very sacred thing and marriage is a way to conceal that love. Society also teaches us about equality, men and women are equal. But yahi society, it puts on a barrier us nikah naame pe کہ اس کو دستخط کرنے سے پہلے you have to give dowry and other things. اور جس طریقے سے ہم نے already discuss کیا کہ it is a sort of fake evaluation. سوسائٹی میں انسان چاہتا ہے کہ اس کی ویلیویشن ہو بیسڈ آن دا ویلتھ دے پوزیس, اور سائیکولوجیکلی, فلاسفیکلی اٹس ٹوٹلی دی اپوزٹ. دے شوڈنٹ ایگزسٹ.
लोग कहते हैं भाई द ग्रूम इज एन MBBS और अ डॉक्टर, भाई 1 करोड़ का तो पैकेज लगेगा। और मुझे लगता है कोई भी बिदत हो, हमारी सोसाइटी को फायदा कभी भी नहीं पहुंचा सकता है। इवन बिदतों से ही बिदत और जन्म लेते हैं। मौलवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस्लामिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से तो हमने बात की और आपने जिक्र किया कि जो गिफ्ट सिस्टम है, यानी कि अगर अपनी मन मर्जी कुछ दे रहे हैं, डिमांड ना हो तो तब ये चीज जायज है, लेकिन इसका भी गलत फायदा हमारी सोसाइटी में काफी सारे लोग उठाते हैं कि ये क्लियरली बोला जाता है। हमने खुद कुछ शादियों में देखा, अपनी कुछ शादियों में देखा, अपने घर की कुछ शादियों में देखा है कि जो इन लॉज हैं वो ये बता रहे हैं कि हम लोगों को दहेज कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। इस पे आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो ये चीज को फ्रेम करते इस हिसाब से, लेकिन उनका मकसद ही कुछ और होता है? जी, आपने अच्छा सवाल उठाया कि कुछ लोग गिफ्ट के नाम के ऊपर या तोहफे तहाइफ इसका नाम बदल देते हैं जी। जहेज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, तोहफा इस्तेमाल करते हैं या कोई और चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको करना वही होता है जो उनको करना होता है। और बाज दफा शादी के और निकाह के वक्त तो चीजें नहीं दी जाती हैं, या 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या पहले ही एडवांस के अंदर पहुंचा दी जाती हैं, और उस वक्त ये कहा जाता है कि हमने जो है वो कुछ भी हासिल नहीं। लेकिन चाहे आप लो ना लो, लेकिन हकीकत यह है कि आप इस रस्म को, इस जहेज को ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि ये एक समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है। जैसे नादिया साहिबा ने अभी बताया कि जो लेट मैरिज हो रही है उसका मेन कारण और मेन रीजन उसका यही है कि समाज और माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर और बर्डन बन रहा है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन जो है जराइम की तरफ हमारा माशरा चला जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब एक वालिद को अपनी बेटी के लिए कोई चीजें मुहैया नहीं होगी तो उसके लिए वो रिश्वत, वो दूसरी चीजें या और ऐसे जराइम कर सकता है, क्योंकि उसको समाज का दबाव है उसके ऊपर, उसे वो लानी ही लानी। अब मैसेज हमारा यूथ के लिए यही है कि समाज का सबसे पहले वो तबका जो साहिब सरवत है, जो समाज के अंदर माली एतबार से भी हर एक एतबार से सबसे पहले उनको आगे बढ़ना होगा, वो इसके ऊपर सबसे अहम रोल अदा कर सकते हैं कि वो खुद इस काम को पहले बंद करें। उसके बाद उसके असरात जो मिडिल क्लास का होगा या लोअर मिडिल क्लास का होगा उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ आप देखा देखी ज्यादा करते हैं, कश्मीर के अंदर ज्यादा ये हो गया कि उसने ये इतना किया तो दूसरा उससे ज्यादा कर रहा। तो साहिब सरवत आगे आके सबसे पहले इस नासूर को खत्म करें, अपनी बेटियों की जो है वो जहेज को ना दे और एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। और उसके बाद जैसे कि ये यूथ फॉर्म है, मोहतरम ने यही फरमाया कि यूथ ही इसको खत्म कर सकता है। बिल्कुल। हर एक नौजवान लड़का लड़की आगे आए और खुद ये आज़म मुसम्मम करे, ये पुख्ता इरादा करे कि निकाह करना है तो सिंपल करना है और कोई जो है इस रस्म को हमें मिटाना है। क्योंकि अगर हम इस वक्त हम कदम नहीं उठाएंगे, हमारी आने वाली सोसाइटी और आने वाला वक्त और आने वाली जनरेशन हमें नहीं बख्शेगी। क्योंकि ये जैसे कि इन्होंने कहा, नादिया साहिबा ने कहा कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो दिन ब दिन ये रसूमात बढ़ती जाएगी और यूथ जो है इसके दलदल में फंसता जाएगा। जिस हिसाब से आपने ये मैसेज दी यहाँ, और हमारे यूथ ने भी काफ़ी एक पर्सपेक्टिव रखा, हमें उम्मीद है कि जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी ये चीज़ की अवेयरनेस हुई होगी कि किस हिसाब से काफ़ी सारे जराइम जो हैं वो इस वजह से पनपते हैं। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि ऐसे रिवाजों को, ऐसे बिदतों को हम अपनी सोसाइटी से इराडिकेट करें। नाजरीन, और एक मौजू लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।